हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। जॉब पीजीटी केमिस्ट्री आपके लिए लेकर आया है यूपी पीजीटी केमिस्ट्री पेपर 2021 डिटेल एक्सप्लेनेशन। बेटा इसमें मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी और इसमें डिटेल एक्सप्लेन भी करूँगी आपको, जिससे कि क्या इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी बेसिस पर आते हैं। ठीक है, तो आप इस चैनल को अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको 5 से 6 साल का पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा सॉल्यूशन के साथ। बेटा तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर लो, अपने फ्रेंड सर्कल में दे दो। बेटा जितना ज़्यादा सिलेक्शन होगा मुझे उतनी अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो आ गया। ठीक है, चलिए अब मैं अपना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि इफ़ द हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट इज 200 सेकेंड। ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट विल बी, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। रिएक्शन किसका दिया, फर्स्ट ऑर्डर का। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ठीक है, हमने ये पढ़ा था। इसमें टी हाफ क्या है, 200 सेकंड दिया है। बेटा ये एकदम फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन था। इसमें 0.693 अपॉन 200 कर देना था। आपको सीधे सीधे क्या करना था कि 2 से इसको डिवाइड कर देना था। 2 3 ज़ा 6, 2 4 दैट 2 6 12 हो जाता। 0 2 आगे तो अब 0 2 पीछे तो 2 0 लगा के पॉइंट लगा दो, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 0.00346 सेकेंड। तो हम इसे ऐसे तो ऑप्शन में आएगा नहीं, तो ऑप्शन में कैसे आंसर दिया होगा मैं इसे आपको क्लीन करके बता देती हूँ। ठीक है, आप बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट आप 20 यहाँ से ले लिए और 1 यहाँ से, यानी कि 0.46, यानी कि हमने 3 लिया तो पावर में क्या चला जाएगा, -3 पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर दिया हुआ होगा ऑप्शन में। मैं यहाँ ऑप्शन नहीं लिखी हूँ बेटा, इसको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, आंसर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज इवेलुएटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग। इसमें बॉन्ड एंथैल्पी किससे एवेलुएट करते हैं, क्या यूज़ करके। तो इसमें आपको गिब्स डुहेम इक्वेशन दिया होगा, हेस लॉ दिया होगा, ऐसे ही दिया था। तो हम बॉन्ड एंथैल्पी किससे एवेलुएट करते हैं, हेस लॉ से। अपने हेस लॉ क्या होता है कि जो टोटल एंथैल्पी चेंज फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज द सेम regardless of the path by which the reaction occurs। टोटल इंथैल्पी चेंज जो है केमिकल रिएक्शन का, तो ये हमारा बॉन्ड इंथैल्पी इवेल्यूएट होता है हेस लॉ के यूज से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द क्लोराइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ given below the lowest melting point as per फजान्स रूल will be shown by। आप फजान्स रूल आप पढ़ना बेटा, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आपको फजान्स रूल आना ही चाहिए। इसमें क्वेश्चन चेंज करके भी दे देता है, थोड़ा ही बहुत इधर उधर घुमाता है। बेटा आप इसको एकदम अच्छे से इसके रूल को लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम जब देखते हैं साइज ऑफ आयंस में फजान्स रूल क्या बोलता है कि जो स्मॉलर द साइज ऑफ कटैन, कटैन का जब साइज स्मॉलर होगा और लार्जर द साइज ऑफ एन आयन, तो उस समय क्या होगा, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो इसमें क्वेश्चन दिया है, इसमें एनायन सेम है सब में। ठीक है, हमारे एनायन सब में सेम है। ओके, सब में एनायन हमारे सेम हो गए। तो अब हमें क्या देखना है, किससे डिसाइड करना है, हमारे कटैन से। ठीक है, कटैन के साइज से हम डिसाइड करेंगे। तो हमारा क्या बोल रहा है फजान्स रूल कि स्मॉलर द साइज ऑफ कटैन, कटैन का जो साइज स्मॉलर जब होगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है कि इसके हम कटैन के डिफरेंस के बेसिस पर हम क्या बोल कर देते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे जब ऊपर से नीचे जाते हो ग्रुप में, तो आप देखोगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। आप ग्रुप में जाओगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो साइज है मैग्नीशियम का, साइज क्या होता है, साइज अभी मैं बोली ना कि जिसका साइज क्या होगा, कैटायन का छोटा होगा, तो छोटा सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम का होता है। हम नीचे जाते हैं तो हमारा साइज क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा।
कोवेलेंट कैरेक्टर घटेगा तो आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। तो आयोनिक, अब इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इसका, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो लोएस्ट किसका हो जाएगा, MgCl2 का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा MgCl2। ये बेटा आपको फजांस रूल पता होना चाहिए, नहीं पता है बेटा तो अभी के अभी इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन सम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन बिलो। कुछ दिए हुए हैं आपको, गिवन बिलो में ऑप्शन में है, इन विच केस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन एज पर द स्पिन सेलेक्शन रूल। आपको स्पिन सेलेक्शन रूल पता होना चाहिए बेटा, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जिससे कि क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऑप्शन मैं यहाँ पे नहीं लिखी हूँ, लेकिन ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शन क्या था। पहला ऑप्शन था ए में कि T2G5EG1 पहला था। बी में क्या था फिर, T2G3EG0। डी में क्या था, T2G5EG2, ठीक है। और डी में क्या ऑप्शन था आपके, T2G5EG3, ठीक है। तो अब इसमें हमें देखना है सिलेक्शन रूल के, स्पिन सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सा फॉरबिडन होगा। स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या था कि जब ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपना क्या करे, जो उसका डायरेक्शन है वो चेंज कर ले, यानी स्पिन को चेंज कर ले, तो वही फॉरबिडन होगा जो चेंज करेगा जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको आओ हम अच्छे से समझ लेते हैं अपने सॉल्यूशन के द्वारा। अब जैसे आपको मैं डायग्राम से बता देती हूँ कि जब क्या करते हो, ये ऑप्शन मैं हटा देती हूँ, ठीक है। ऑप्शन आपने देख लिया, इसको मैं अब हटा रही हूँ। ऑप्शन आपके यही थे। तो जब इजी आप देख लो, ये ऐसे बनाओ, ठीक है। ये हमारा T2G है, ठीक है। इसमें T2G में 2 हो गए, EG है 1, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें क्वेश्चन कह रहा था कि T2G3 हो और EG0 हो, T2G3 यानी कि एक इसमें एक इसमें एक इसमें, अगर ये एक्साइटेड होकर यहाँ जाता भी तो अपना स्पिन नहीं चेंज करेगा, ठीक है। इसका जो स्पिन नीचे है वही स्पिन ऊपर भी रह जाएगा, तो स्पिन चेंज नहीं किया, तो यानी कि डेल्टा S = 0 हो गया। ये फॉरबिडन नहीं है, ठीक है। स्पिन इसका सेम रह गया, तो इसमें क्या हो गया कि ये फॉरबिडन नहीं। अकॉर्डिंग टू स्पिन रूल ओनली दोज ट्रांजिशन आर अलाउड इन विच स्पिन और इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, जिसके वही अलाउड होते हैं। फॉरबिडन वो होते हैं जो अपनी स्पिन को चेंज कर ले, तो हमने इसमें देखा कि चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारा आता है दूसरा ऑप्शन, ए को देख लेते हैं, T2G5EG में, ठीक है। इसमें लेते हैं T2G5EG, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन है T2G5EG। अब इसको हम देखते हैं, ये हमारा T2G हो गया, 1 2 3 T2G। अब ये हो गया हमारा EG, हो गया, ओके। अब T2G में बोल रहा है 5, यानी कि 1 2 3 4 5 5 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे गलत थोड़ा सा हो गया, 6, ठीक है। ये 6 होगा, 6, तो ओके। तो अब कह रहा है कि जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इसका क्या आप देख रहे हो, स्पिन अभी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब जब ये एक्साइटेड होके जाएगा तो स्पिन इसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहला इसमें भर रहे हैं, जब दूसरा भरते हैं तब एंटी क्लॉक भरते हैं, लेकिन पहला भरते हैं तो इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से जब ये एक्साइटेड हो जाएगा, ये वाला नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जब ये एक्साइटेड होकर के जाएगा तो ये क्या होगा, अपने स्पिन को चेंज कर लिया, स्पिन को चेंज कर लिया, यानी कि ये फॉरबिडन हो गया, ठीक है। फॉरबिडन कैसे होता है, डेल्टा S नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ये फॉरबिडन आपको समझ में आ गया होगा कि कब अलाउड होगा, कब फॉरबिडन होगा। इसका ऑप्शन होगा T2G, ठीक है। इसका है ऑप्शन आपके पास, आंसर है T2G, ये 6 होगा, गलती से उसमें भर दिए था मैंने 5, T2G6 जो कि एक्साइटेड होकर फिर इसमें चला जाएगा EG1। तो EG जब 2 आएगा तो क्या होगा, ये इसके दूसरे में जाएगा, ठीक है। जब दूसरे में जाएगा तो क्या होगा कि स्पिन इसका चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ, ठीक, फिर देख लो इसको अच्छे से। यहाँ पे देख लो, ठीक है। अब जैसे
ये हमारा है EG T2G, इसमें क्या है 3 होते हैं और EG इसमें 2 होते हैं, ठीक है। तो 2 होते हैं जब, तो अब क्या होता है कि 2 है तो इसमें 6 भरा हुआ है, तो 6 एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें 1 है तो इसका एक ये बॉक्स भर जाएगा तभी ये इसमें फिर जाएगा। तो जब यहाँ से एक्साइटेड होके जाएगा तो ये यहाँ जाएगा और स्पिन को अपने ऊपर की तरफ ही रखेगा, स्पिन इसका चेंज नहीं होगा, इसलिए ये क्या है फॉरबिडन है, ठीक है। अब हम अपना, तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम T2G एक्साइटेड इनटू, आपको EG में जब जाता है तो उस समय क्या कर लेता है कि जो इसका स्पिन गेट्स चेंज, इसका स्पिन क्या हो रहा है चेंज हो जा रहा है। अब हम क्वेश्चन अगला देखते हैं कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शन। अब क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा एंजाइम के, एंजाइम आपका कैटालिटिक रिएक्शन आप देखते हो ना, एंजाइम क्या करता है, एंजाइम रिएक्शन को सिर्फ बढ़ाने का काम करता है। उस समय क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। आप पढ़े होंगे इसको, नहीं पढ़े होंगे तो बेटा इसमें आप ध्यान से सुन लीजिए कि हमारा जो, तो इसमें एंजाइम जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो हमारा एंजाइम क्या होता है कैटेलाइज्ड करके उस रिएक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर ऑप्टिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है तो वहाँ हमारा रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एंजाइम जो होता है डीनेचर्ड हो जाता है, यानी कि एंजाइम ब्रेक कर जाता है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, एक टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद हमारा जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक कर गया तो एंजाइम क्या हो जाता है डीनेचर्ड होता है, उसका जो नेचर खराब हो गया, वो अब काम आगे नहीं करता है। इट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारा क्या होता है कि फिर हमारा डायग्राम जो रेट होता है वो फिर क्या होता है हमारा गिर जाता है, यानी कि इंक्रीज किया फिर डिक्रीज कर जाता है। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। ये देखिए हमारा डायग्राम है, इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो हमारा रेट है, एक सेकेंड, जो हमारा रेट है, ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ा, ठीक है, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर तक पहुंच करके मैक्सिमम हुआ। अब क्या हो गया, एंजाइम डीनेचर्ड हो गया, तो क्या हो गया, हाई टेम्परेचर करते ही रेट हमारा फिर से गिर गया, क्योंकि एंजाइम क्या हो गया डीनेचर्ड हो गया। तो अब ये रेट के रिएक्शन के रेट को अब नहीं बढ़ाएगा, फिर एकाएक ये घट जाएगा। ठीक है बेटा, आज इतना ही रहने देती हूँ, फिर मैं अगले वीडियो के साथ मिलूंगी। इसको बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक। हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 6 क्वेश्चन है, वाई प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए इसमें क्या है, हम हम मीथेन का जब क्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आप जानते हैं कि 3 स्टेज में होता है, ठीक है, स्टेप 3 होता है, उसमें क्लोरिनेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। तो फ्री रेडिकल इसमें फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल्स का। तो इसमें होता है इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन, 3 स्टेज में होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब सनलाइट आता है तो ये क्लोरीन जो होता है वो ब्रेक करता है, ठीक है, ये क्लोरीन जो है Cl2 है, ये ब्रेक करेगा, तो इसका फ्री रेडिकल एक इसके पास और इसका एक इसके पास चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, ये फॉर्मेशन होगा 2 फ्री रेडिकल्स का, ठीक है, ये 2 फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन हो जाएंगे, फ्री रेडिकल्स के फॉर्मेशन हुए। फिर प्रोपगेशन में जाएगा तो इसका एक आ जाएगा और इसका मीथेन के साथ जब करेगा तो इसका हाइड्रोजन, फिर इसका क्या होगा, एक इधर चला जाएगा और फिर एक इधर, तो इसका फ्री रेडिकल्स बन जाएगा और H जो है फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल मिलकर के एक बना लेंगे HCl, ठीक है। थर्ड में भी जब फ्री रेडिकल्स ये वाला है, मीथेन फ्री रेडिकल्स है, वो आएगा यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल्स प्लस क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स, एक ही यूज़ यहाँ पे हुआ था, दूसरा यहाँ आया, तो ये फ्री रेडिकल्स हुआ, तो इसके साथ मिलकर के बना लेगा CH3Cl। लेकिन जब प्रेजेंस हो जाता है, किसकी प्रेजेंस हो जाए, ऑक्सीजन की, तो ये क्या करता है, ये जो थर्ड स्टेप हो रहा था यहाँ पे, वो थर्ड स्टेप ना होकर के क्या हो जाता है, ये जो थर्ड स्टेप यहाँ पे क्लोरीन आ रहा था, वहाँ पे क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। और जब ऑक्सीजन आता है तो ये क्या करता है ऑक्सीजन जब आता है तो इसमें डबल बॉन्ड है, तो इसका एक बॉन्ड ऐसे क्या करेगा, ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल्स इसके ऑक्सीजन के एक इधर आ जाएंगे, तो ऐसे ऑक्सीजन हो गया, इसका एक ही बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ठीक है, इसका फ्री रेडिकल्स यहाँ आ गया और इसका फ्री रेडिकल्स यहाँ आ गया, ठीक है। तो जब CH3 फ्री रेडिकल्स के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा क्या, एक बॉन्ड,
ठीक है, ये इधर से दे देगा, ये इधर से, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ, तो बन गया CH3O सिंगल बॉन्ड O और एक ही फ्री रेडिकल्स बच गया। तो ये क्या बनेगा, इसको क्लियर बना देती हूँ, ये बन जाएगा आपका CH3, ये वाला फ्री रेडिकल्स आया इसके साथ, इसका फ्री रेडिकल इसके साथ, क्योंकि ऑक्सीजन ये जब ब्रेक किया था तो ये इसका फ्री रेडिकल्स इस पर, इसका फ्री रेडिकल्स इस पर गया था, तो इसका एक फ्री रेडिकल्स, फिर क्लोरीन का, अरे ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल्स, तो ये क्या होंगे, ये बॉन्ड नहीं था, ये क्या होगा, रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना देंगे, और ऑक्सीजन के पास एक अभी भी बॉन्ड है और इसका फ्री रेडिकल्स, तो ये आपको मिलेगा, यही आंसर आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा CH3O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये आपको थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ था, मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखी हूँ बेटा, लेंदी हो जाता और मुझे, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख दी हूँ। आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लोगे, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन मैं नहीं डाली हूँ, ऑप्शन सिर्फ आंसर वाले ऑप्शन डाली हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ X मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्राजाइन टू एल्ड ओसाजोन, क्या बना रहा है, ओसाजोन, द वैल्यू ऑफ X, यानी कि ओसाजोन बनाने में कितने मॉलिक्यूल्स जो थे उसके फिनाइल हाइड्राजीन के लगे, ये पूछ रहा है। तो हमें बेटा सबसे पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। अब उस ग्लूकोज को क्या कराएंगे हम, ये जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज को रिएक्शन कराएंगे फिनाइल हाइड्रोजन से, ये फॉर्मूला है फिनाइल हाइड्रोजन का। तो फिनाइल हाइड्रोजन से हम रिएक्शन जब कराए तो पहला जब करेगा, पहला मॉलिक्यूल है किया, तो यहाँ से क्या करेगा, O यहाँ से ले लेगा, O निकल गया यहाँ से, ये मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, अब देखिए ये हमारा जो हो गया फिनाइल हो गया, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे इस अल्डिहाइड से, ठीक है, CH डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, तो ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ के जो हमारा हाइड्रोजन का NH2 है, NH2 में से ये H2 आगे ले लो, N ऐसे लिख सकते हैं, फिर NH, फिर C6H5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये O और H2 निकल जाएगा माइनस H2O में, और ये डबल बॉन्ड आकर के इससे अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा यहाँ पे हमारा जो बना है। ठीक है, यह मैं आपको मैकेनिज्म भी सारा बता रही हूँ बेटा, बहुत डिटेल में आपको बता रही हूँ कि फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को फिर कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड आकर के यहाँ से लग गया। ठीक है, तो पहले मॉलिक्यूल को जब हमने लिया तो ये रिएक्शन हमारा हुआ। जब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे फिनाइल हाइड्रोजन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल जब लिए तो अब क्या होगा, जब दूसरा लिए तो अब इसमें क्या हुआ कि जो यहाँ पे H और H आप देख रहे हो, CHOH है, दो है H, तो ये दो H क्या करेगा, एक ये NH2 ले लेगा और निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में। ठीक है, और दूसरा H यहाँ वाला कहाँ चला जाएगा, NH2 C6H5 बन जाएगा। तो ये दोनों ले लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर जनरेट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O का। फिर जब यहाँ से दोनों H2 इसमें इन्वॉल्व हो गए और ये अलग अलग बन के निकल गया, तो यहाँ क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब जब तीसरा हम मॉलिक्यूल्स लेंगे हाइड्रोजन का, फिनाइल हाइड्रोजन का, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड को निकाल करके H2 के, ऐसे इसके जैसे H2 निकले थे वैसे ही थर्ड वाला से भी H2 और O निकल के माइनस H2 निकल जाएगा, और यहाँ पे आकर के N सिंगल बॉन्ड NH6H5 लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा बन जाता है ओसाजोन। ओसाजोन में फिर कितने मॉलिक्यूल्स लगे फिनाइल हाइड्रोजन के, आपको फॉर्मूला भी लर्न हो बेटा, इससे लर्न हो रहा है फॉर्मूला भी, आपको फिनाइल हाइड्रोजन का भी फॉर्मूला पता चल गया, और ओसाजोन हम अभी बना देते हैं, ये हमारा ओसाजोन है, ये थर्ड मॉलिक्यूल्स लगा। और इसमें क्या हुआ, अभी मैं बताई थी कि आपको यहाँ से H और H था। ठीक है, ये जो ले लो, ठीक है, ये जो हमारा H था, ठीक है, यहाँ पे दो H है, देखो CHOH है। ठीक है, तो ये H और ये H दोनों क्या हो जाएंगे, एक चला गया NH3 के फॉर्म में निकल गया रिएक्शन करके, और दूसरा क्या हो गया NH2 C6H5 बना दिया। ठीक है, निकल गया, तो ये निकल गया, तो अब यहाँ क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड बना, देखिए मैं आपको थर्ड स्टेप में दिखाई हूँ,
ये बन गया सी डबल बॉन्ड। अब ये सी डबल बॉन्ड ये वो क्या करेगा, फिर फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ से H2O माइनस H2O निकल जाएगा और हमारा ये जो बन जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स लग के बने, ये हमारे लग करके बने 3 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ओसाजोन बना, 3 मॉलिक्यूल्स लगा फिनाइल हाइड्रोजन के। बेटा मैं इतनी बार आप लोग को फ्रेंड्स इसलिए इतनी बार रिपीट कर रही हूँ किसी चीज़ कि ये आपको साथ ही के साथ आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और स्टेप बाय स्टेप आपको मैकेनिज्म भी याद हो जाएगा, जिससे आपको फिर ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमारा ये तैयार हो गया, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स लगे। अब देखिए, अब ये जैसे नेम रिएक्शन है, तो अब मैं क्या करूँगी कि जैसे ये सारा जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे तो मैं ऐसे ही नेम रिएक्शन करके या इसी पर बेस जैसे और ज़्यादा क्वेश्चन बने वैसे मैं आपको बना करके मॉडल पेपर तैयार करके वो भी दूंगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत मेहनत करके बना रही हूँ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो ये हमारा ये आज का थर्ड क्वेश्चन था कि रिएक्शन इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं। देखो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसमें आप देखो पिरिडीन है। ठीक है, उसमें NaNH2 रिएक्शन कर रहा है 110 डिग्री और प्लस वाटर के साथ, तो बना रहा है यह कंपाउंड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, तो इस रिएक्शन को देखो हम बोलते हैं चीची-बेबिन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं चीची-बेबिन रिएक्शन। इसको मैं आपको मैकेनिज्म के साथ लाई हूँ। ठीक है, ये मैकेनिज्म के साथ है कि पिरिडीन लिए उसको जब NaNH2 के साथ हिट करेंगे तो ऐसे इसमें मैकेनिज्म क्या हो रहा है कि जो हमारा NH2 है, ठीक है, NH2 है जो वो क्या कर रहा है कि आपको देखिए यहाँ पे NH2 N प्लस में चला गया, आपका N किस में चला गया, प्लस में, और NH2 पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, NH2 क्या हो गया, आपको यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म मैं आपको अच्छे से क्लियर से बता दे रही हूँ। ठीक है, अब जैसे ये N सोडियम प्लस के फॉर्म में और NH2 पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस जो होता है एमाइड एनायन जो बनेगा वो आपको, ये कैसा रिएक्शन हो, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये पिरिडीन पे क्या कर रहा है, पिरिडीन पे सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक है ना, ये जाके सब्स्टिट्यूट कर रहा है उस पर, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये अटैक करेगा, ये जो अमाइड आपका अमाइड आयन है ये इसके सेकेंड पोजिशन पर या फोर्थ पोजिशन पर अटैक करेगा। तो इसने क्या किया, जा करके सेकेंड पोजिशन पर अटैक किया। ठीक है, सेकेंड पोजिशन पर अटैक किया तो इसका जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे आ जाएगा। तो जब ये अमाइड आपको अटैक किया सेकंड पोजीशन पर, तो अब क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से बनाती हूँ क्लियर। ठीक है, जब ये अटैक किया इस पर, ठीक है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड था यहाँ आ गया तो इस पर निगेटिव आ गया चार्ज, यहाँ NH2 आ गया। तो अब ये NH2 हमारे पास सोडियम प्लस में है, तो अब ये निगेटिव ये पॉजिटिव मिल करके यहाँ एक बॉन्ड बना देंगे, Na हो जाएगा अटैच यहाँ पे। ठीक है, ये आपको सेकंड में दिखाया है Na अटैक, क्योंकि इसके पास माइनस है इसके पास प्लस, एक बॉन्ड बन जाएगा माइनस प्लस करके सॉरी बन गया। तो अब ये क्या करेगा कि वापस फिर ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्योंकि सोडियम यहाँ से निकलेगा, सोडियम निकलेगा तो आपको जब हम सोडियम को निकालेंगे तो ये बॉन्ड यहाँ फिर आएगा और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला था ये भी निकल जाएगा। ठीक है, हाइड्राइड आयन क्या होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा। तो ये -NaH के फॉर्म में निकल गया सॉरी। ठीक है, निकल गया। तो अब क्या होगा कि हमारा जो H माइनस है हाइड्राइड, वो क्या करेगा, ये NH2 का जो H है उसको क्या करेगा, ले लेगा और -H2 के फॉर्म में निकलेगा। तो हमारे पास क्या निकला कि ये एक निगेटिव आ गया और इस पर सोडियम पर पॉजिटिव आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, वाटर के प्रेजेंस में हो रहा था। सेकंड हमने क्या डाला था, वाटर। तो वाटर को जब डालोगे तो H प्लस और OH माइनस होता है। ठीक है, तो ये प्लस जो है इस माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा। इसको क्लियर दिखाती हूँ, थोड़ा हौच पौच हो जा रहा है, एक सेकेंड। इससे क्या होगा आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझ आए। यहाँ पे मैंने वाटर लिया, ठीक है, HOH, आपको पता है
OH है, ठीक है, H प्लस हो गया और OH माइनस हो गया। तो इस पर जब माइनस चार्ज है ये प्लस ले लेगा, प्लस के साथ बॉन्ड बना देगा, तो यहाँ पे NH2 हो गया, और सोडियम जो है प्लस है तो OH माइनस के साथ NaOH के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका मैकेनिज्म पूरा है बेटा, और इसको आपको फिर इस रिएक्शन को आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लोगे तो इस रिएक्शन को फिर आप भूलोगे नहीं। चिची बेबिन रिएक्शन को आप कभी भी भूलोगे नहीं कि पिरिडीन हम लिए हैं, पिरिडीन को NaNH2 में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर 110 डिग्री या हीट करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है, ये आपको मिल गया, ठीक है। और इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। फिर अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। NaNOCl, ठीक है, NOCl एंड NaNO3 रिएक्ट इन लिक्विड N2O4 टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन बहुत सारे थे इसमें सिर्फ हमें रिएक्शन लिखना था सिंपल, तो हमने इसे रिएक्शन में के थ्रू दिखा दिया। ऑप्शन इसका सी सही था। NOCl लिया है, NO3 लिया, रिएक्शन कराया तो N2, ठीक है, N2O4 और NaCl निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ये वाला सही था। उसके बाद रिएक्शन है, नेक्स्ट है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी रिस्पेक्टिवली आर, इसमें 2 रिएक्शन दिखाया है, उसमें प्रोडक्ट ए क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट भी बनेगा, प्रोडक्ट बी क्या बनेगा, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसमें 2 रिएक्शन लिया है, एक लिया है कि NaOH जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका हॉट लेना है और कॉन्सेंट्रेटेड लेना है, उसको रिएक्शन कराना है Cl2 के साथ, तो उसका क्या प्रोडक्ट बनेगा और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा क्या लिया है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको ड्राई लिए है, इसको जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका प्रोडक्ट और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका देखिए साइड प्रोडक्ट ये बनेगा दोनों का, A और B का, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको रिएक्शन के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक्सप्लेन करेंगे, देखिए इसमें मैं बैलेंसिंग भी आपको बता दी हूँ कि बैलेंस कैसे करना है, ओके। चलिए देखते हैं। अब कह रहा था कि Cl का यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को जब Cl के साथ हम करते हैं तो हमारा बनता है NaClO3 NaClO3 मिलता है, और साइड प्रोडक्ट मिलता है आपको NaCl, सोडियम क्लोराइड मिलता है और H2O निकलता है, ठीक है। हॉट और जब कंसनट्रेटेड लिए तो ये मिला। जब CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 लेंगे तो CaOCl होल ट्वाइस मिलेगा प्लस CaCl2 साइड प्रोडक्ट और H2O मिलेगा। तो अब इसको बैलेंस कैसे करना है आप देख लीजिए। बैलेंसिंग आपको आता होगा कि जितने भी आपको दिए होते हैं दोनों को बराबर करना होता है। जैसे सोडियम इधर जितना होगा उधर भी इतना ही लाना है, यानी 6 है तो 6 ऐसे करके हम इसको क्या कर लेंगे, इसको दोनों तरफ बैलेंस कर लेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, ओके, थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, among the given statement about structure of NH3 and H3O plus which one is incorrect। यहाँ पे देखो बेटा, यही सबसे बड़ा हमसे गलती क्या हो जाता है, हम क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, इनकरेक्ट। तो हमें इसमें से जो चारों ऑप्शन में गलत है उसे बताना है। तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया है अमोनिया के लिए और H3O, ठीक है, प्लस के लिए, तो अब इसमें देखेंगे कि दिया है कि ऑल NH बॉन्ड इन NH3 आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, सही है। ऑल OH बॉन्ड इन H3O प्लस आर इक्वल इन लेंथ एंड स्ट्रेंथ, ये भी सही है। उसके बाद दिया है कि N इन NH3 एंड O इन H3O प्लस बोथ द एटम इन्वॉल्व्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप सभी को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी को आता होगा। वैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमें अमोनिया का निकालना है तो इसमें सिंपल, आप जब बुक में देखोगे तो बुक में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिया हुआ है जिसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कि उसमें क्या है कि हमारा जैसे अमोनिया है NH3 है, तो ये देखना है कि ये कितने अपने कितने बॉन्ड कितने एटम से किया है, ठीक है, इसकी बॉन्डिंग कितने एटम से है, अटैच्ड एटम कितने हैं, तो इसमें कितने हैं 3, ठीक है। और क्या देखेंगे इसमें कि लोन पेयर कितने हैं। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, उसमें 3 बॉन्डिंग में लग गए, तो बचे कितने, 1 पेयर, ये हमारे 1 पेयर बचे। ये 2 है इलेक्ट्रॉन, लेकिन लोन पेयर कितने हुए, 1 हुए,
ठीक है, ये हमारा लोन पेयर, तो एक हम ये लिखेंगे। तो हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। 4 के लिए क्या होता है, sp3, एक s के लिए p3, 3 जो हो गया p के लिए, तो हमारा क्या हो गया NH3 के लिए sp3। वैसे ही जब हम H3O के लिए लेंगे तो H3O के लिए अभी आप क्या देखोगे, इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है, इसके ऊपर एक चार्ज है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हमारा H हो गया, इस पर वैसे तो क्या होता है कि ऑक्सीजन पे 2 लेन, जब H2O का देखते हैं तो लोन पेयर 2 होते हैं, लेकिन एक क्या हो गया, एक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, तो एक हमारे पास सिर्फ लोन पेयर बचा और ओवरऑल पर क्या है, प्लस चार्ज है। तो आप यहाँ देखो कि 3 क्या है, बॉन्डिंग में लग गया है, 3 क्या है हमारे बॉन्डिंग में लगे हुए हैं, यानी कि ये हो गया 3 और एक हमारे लोन पेयर हो गए, तो हमारा यहाँ भी क्या हो गया 4, यानी कि क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसके भी हो गए, ठीक है। तो यहाँ हमने शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन भी आप बोलेंगे तो मैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी अलग से जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड होते हैं उसके आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम्स इज ओनली 1 बट इट इज 2 इन केस ऑफ ऑक्सीजन इन H3O+। अब देखो यहीं ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। क्यों, हमने जब सिर्फ वाटर का यानी कि H2O का देखेंगे तब उसमें क्या होता है कि आप जब उस समय देखोगे तब 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे होता है, ठीक है, उस समय। लेकिन यहाँ क्या है H3O+, आपको ध्यान देना है, यहाँ क्या हो गया है H3O+ हो गया है, तो इस पर क्या होगा 2 कैसे होगा, इसमें आप इसको देखो स्ट्रक्चर के थ्रू समझो। यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारा जो है, ये हमारा वाटर था, ठीक है, जिस पर कि 2 लोन पेयर थे, लेकिन एक H+ ले लिया तो हमारा लोन पेयर कितना बच गया, 1 बच गया। और अमोनिया में क्या होता है, 1 लोन पेयर होता है, तो दोनों में एक एक लोन पेयर होंगे। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है, यही छोटी छोटी चीज़ें बेटा आपको ध्यान देनी है कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन n एटम्स इज ओनली 1 बट इट इज 2, ये रॉन्ग हो गया, 2 इन केस ऑफ ऑक्सीजन इन H3O+। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट रॉन्ग ही पूछा था। अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या किए थे कि ऑप्शन सी लगा चुके थे, जो कि गलत था, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या था, बी होगा ऑप्शन। एन आयंस M2+ फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स, आप ये कॉम्प्लेक्स जब देखोगे तो इसमें आयंस M2 सब में बन रहे हैं, ठीक है। आप जब ये कॉम्प्लेक्सेस देखोगे MH2O6 पूरे का 2+ चार्ज चला जाएगा, EN यहाँ पे क्या है, इथेन 1,2 डाइअमीन, आप जानते होंगे इसको। उसके मैच द कॉम्प्लेक्स विथ द एप्रोप्रिएट कलर से मैच कराइए। तो अब इसमें हम इसको डिटेल देखते हैं। इसमें क्या था, सिर्फ मैच कराना था, तो हमें हमारा ऑप्शन क्या था, बी सही था, ब्लू, रेड और ग्रीन, ठीक है। इसको डिटेल में समझते हैं कि हमें पता है कि EN जो होता है हमारा, जो ये कॉम्प्लेक्स बना है EN, M मेटल, EN होल थ्राइस पूरे का 2+ चार्ज, तो EN क्या था, इथेन 1,2 डाइअमीन था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। आपको पता है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतनी क्या होगी, उसकी स्प्लिटिंग, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो आपको ये चीज़ एक पता है आपको कि जब हम कलर कैसे शो होता है, आप देखे होंगे कि कलर क्या होता है, ये हमारा डी होंगे, स्प्लिटिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, T2G नीचे होता है और EG ऊपर होता है, ठीक है, T2G में 3 और EG में 2, ठीक है। तो जब यहाँ से ये क्या होता है, डेल नॉट होता है, जब यहाँ से एक्साइटेड होकर के यहाँ जाता है फिर वापस आता है, तो इसी चीज़ में क्या होता है, हमें कलर दिखता है। तो कह रहा है कि जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे उनमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो उनमें एक्साइटेशन कराने के लिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत, मतलब मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना। जितना ज़्यादा हम उसमें एक्साइटमेंट कराएंगे तो उतने ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। डी ट्रांजिशन कराने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आफ्टर एक्साइटेशन क्या होता है कि जब ग्राउंड स्टेट में हमारे आते हैं
तभी हमें कलर शो होता है, पता है आपको। तो जो हमारा कलर शो होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर, वही क्या होता है हमारे दिखते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि हमारा क्या दिख रहा है कि लिगेंड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड EN हो गया, उसके बाद H2O होता है, फिर Br होता है, ठीक है ना। तो हमें क्या होता है कि आफ्टर ऑल आप इसमें देखोगे कि जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो इसमें आप क्या करोगे कि जब देखोगे जाओ आपको रिमेंबर होगा कि लिगेंड्स जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं, मोर वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी एंड लो विल बी इट्स वेवलेंथ। उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी तो ज़्यादा होगी कि लेकिन उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो हम जब वेवगाइड सीरीज जो होता है उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा वेवलेंथ जो होता है इंक्रीज होता है डाउन जब जाते हैं वेवगाइड सीरीज में। तो हमारा यहाँ क्या होगा कि इमिटेड कलर तो होगा रेड, ग्रीन एंड ब्लू, और एब्जॉर्ब्ड कलर विल बी ग्रीन, रेड एंड ब्लू रिस्पेक्टिवली। तो इस प्रकार क्या हमें आंसर मिलेगा, हमारा कलर हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्सेस का ब्लू, रेड, ग्रीन इन कलर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ अ रियल गैस इन कंपैरिजन टू आइडियल गैस, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें क्या देखते हैं कि फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर which of the following is responsible for lesser pressure of a ideal gas in comparison to an which of the following का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, which of the following is responsible for lesser pressure of a real gas in comparison to an ideal gas। तो ये क्या है, इनमें कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेशर कंपैरिजन करने में रियल और आइडियल को। तो इसका सिंपल से सिंपल आंसर है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, इन दोनों के कंपैरिजन के लिए बहुत ही लेसर प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है जो है इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन कंपैरिजन टू एन which of the following is responsible for lesser pressure of a real gas in comparison to an ideal gas। तो आंसर इसका हो जाएगा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसे, ठीक है। आप क्या करोगे, आप देखते हो कि केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, दो तरह के गैसेज होते हैं, रियल और आइडियल। तो आइडियल गैस क्या होता है, वो ओवे करता है गैसियस लॉ को एट ईच एंड एवरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये क्या होता है, हमारे आइडियल गैस लॉ जितने हैं उनको फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन रियल गैस क्या होता है, ये ओबे नहीं करता है गैसियस लॉ के एट एवरी प्रेशर और टेम्परेचर पर। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि एट लो टेम्परेचर और प्रेशर पर जो हमारा रियल गैस होता है वो डेविएशन शो करता है, डेविएशन इन देयर बिहेवियर। कौन, हमारा रियल गैस लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। लेकिन हम इनिशियली हम एज्यूम क्या करते हैं कि रियल गैस ऑल्सो फॉलो आइडियल गैस। हम इनिशियल स्टेज में ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह फॉलो करते हैं सारे एजम्पशन। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा जो इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जब हम काइनेटिक थ्योरी देखते हैं गैसेज का, तो उसमें बहुत सारे एजम्पशन होते हैं। उसमें एक एजम्पशन ये भी होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्शन, जो पार्टिकल्स डू नॉट हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच अट्रैक्शन नहीं लगता पार्टिकल्स के बीच, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर रियल गैस। लेकिन हमने रियल गैस में देखा कि ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, उनके पार्टिकल्स तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे रियल गैस में क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑफ रियल गैसेज होते हैं उनमें वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन होता है, ठीक है, रियल गैसेज में। अब ये क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स अट्रैक्शन शो करते हैं, और ये अट्रैक्शन शो करके क्या करते हैं कि बैकवर्ड फोर्स जो होता है, बैकवर्ड फोर्स ये प्रोवाइड करते हैं, और ये कंटेनर के वॉल से कोलाइड नहीं कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, ये कंटेनर के जो कंटेनर का वॉल होते हैं उससे ये कोलाइड नहीं करते हैं, ये सिर्फ
अपना जो अट्रैक्शन लगाते हैं, इनका जो अट्रैक्शन लगता है इनके रियल गैसेस के पार्टिकल्स के बीच, तो ये उनको प्रोवाइड करता है कि बैकवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है। और ये लेकिन कंटेनर के वॉल से ये क्या करते हैं, कोलाइड नहीं करते हैं उसी सेम इफिशियंसी एज दे कैन कोलाइड विदाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स। ये क्या करते हैं, बिना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, ये जैसे क्या होता है कि एज दे कैन कोलाइड विदाउट, ये यानी कि ये कोलाइड कर सकते हैं बिना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के पार्टिकल्स के बीच, लेकिन ये कंटेनर के वॉल से नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्चुअल प्रेशर जो अप्लाइड होता है रियल गैस पर वो कम होता है। जो एक्चुअल प्रेशर क्या हुआ, वो रियल गैस पर जो अप्लाइड हुआ कम हुआ, किसके, देन दैट ऑफ प्रेशर अप्लाइड ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय आइडियल गैस। जो आइडियल गैस के द्वारा जो, अब मान लो पार्टिकल्स तो टकरा रहे हैं रियल गैस से, लेकिन उनके वॉल से क्या हो रहा है कि उनके वॉल से वो नहीं टकरा रहे हैं, ठीक है ना, उनके वॉल से टकरा नहीं रहे हैं। जबकि आइडियल गैस के क्या होते हैं कि प्रेशर जो अप्लाइड होता है वो क्या होता है कि जो अप्लाइड होता है प्रेशर वो उसके वॉल, कंटेनर के वॉल पर भी होता है, ठीक है ना। तो ये इनका डिफरेंस हो गया। तो इससे हमें कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा ये क्यों हो रहा है, तो ये यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेशर के कारण हो रहा है ऑफ द रियल गैस इज लेस। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर आपको पता होगा, इंटरमॉलिक्यूलर क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, दो, जैसे कि दो, अब जैसे आप देखिए, आप वाटर और वाटर में जब कराते हो तो वाटर का मान लो कि एक जैसे एक बनता है ना, बोलो उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे चेन टाइप का बना हुआ हो, तो एक जब कंपाउंड के अंदर खुद उसमें हो रहा है तो उसे हम इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। और जब दो के बीच सॉरी जब दो के बीच होता है तो उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स वॉल के बीच नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स के अंदर हो रहा है रियल गैस में। लेकिन जब आइडियल गैस होता है तो आइडियल गैस क्या करता है, पार्टिकल्स जो वॉल का होता है, कंटेनर का वॉल, उस पर भी प्रेशर अप्लाइड कर देता है और उससे भी कोलाइड करता है। यही आपका डिफरेंस है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं यही हैं। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स प्लीज़ आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। चलिए, हमारा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे आप देखिए C12H22O11 प्लस H2O, ये एरो के ऊपर H प्लस यानी एसिडिक मीडियम है, बनता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो इसमें आप देखिए ये बोल रहा है कि ये कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस ऑर्डर का है। तो आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये जो है ये एरो के ऊपर है H प्लस। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, किसका है, सुक्रोज का है, सुक्रोज है। सुक्रोज में और क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनाता है। अब आप यहाँ देखिए कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, हमारे रिएक्टेंट में जितने क्या पार्टिसिपेट होते हैं, हम उसको उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं उस इसी दोनों से डिटरमाइन करते हैं। लेकिन यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि H2O है जो बहुत ही एक्सेस में डाला हुआ है, जो चीज़ यहाँ पे H2O बहुत एक्सेस में है तो इसीलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, 1, क्या है, ये एक्सेस में है इसलिए इसको 1 मान लेते हैं। जैसे कि आप इसको देखो, मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी करी हूँ, लिख कर भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ कि इन दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये एक्सेस में है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, ये H2O पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर करेगा, सुक्रोज पर करेगा। ठीक है, तो सुक्रोज पर करेगा। तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, एक स्यूडो, ठीक है,
ये हमारा क्या होता है, इसको ये स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो दो है, ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन जो होता है यहाँ दो है, लेकिन पार्टिसिपेट सिर्फ कौन कर रहा है, सिर्फ रिएक्शन में पार्टिसिपेट सुक्रोज कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आंसर में हम 1 देंगे। ये कैसा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। और ये एक्चुअली में जब पूछा जाए अगर स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन दिया होगा तो हम वहाँ पे स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 लिखा था तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सुक्रोज पर डिपेंड कर रहा है, न कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, क्योंकि ये एक्सेस में है तो जो एक्सेस में होता है हम अप्रॉक्सीमेट उसे 1 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच पोजीशन आर वेरी रिएक्टिव इन फिनेप्थ्रीन। आप इसमें देखिए फिनेंथ्रीन में कौन सा पोजीशन जो है वेरी रिएक्टिव है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ये मुझे लग रहा है कि हर एक बार घुमा करके पूछ देता है। तो इसमें क्या होगा कि आप स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें क्या होता है कि ये पोजीशन जो 9 और 10 होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं इसके 9 या 10 पोजीशन पर, तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव यानी कैटायंस जो बनते हैं वो क्या होते हैं कि ये जो हमारा ये रिंग है इसमें पार्टिसिपेट होता है और रिजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनता है तो ये क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही हम इसके 2 1 या किसी और पोजीशन पर करेंगे तो आप देखिएगा कि इसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ज़्यादा नहीं बनता है। आपको मैं दिखा देती हूँ इसमें। जैसे यहाँ पे ये 9 पोजीशन पर किया तो ये क्या चला गया, यहाँ कैटायंस आ गया, ठीक है। जब कैटायंस आया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ माइग्रेट करेगा, ठीक है, ये माइग्रेट करेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से गया तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला इधर माइग्रेट करेगा तो यहाँ फिर क्या हो गया, यहाँ फिर पॉजिटिव आ गया, फिर ये माइग्रेट करेगा तो आप देखोगे कि रिजोनेंस इसमें बन रहा है। लेकिन जब हम एट सेकेंड पोजीशन पर कराते हैं तो आप देखो कैटायंस यहाँ बना और जब ये वाला यहाँ जा सकता है या फिर ये वाला यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ बना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अब नहीं बन सकता है, सिर्फ इसमें रिजोनेंस स्ट्रक्चर 1 बना, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि रिजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा 3 बन जा रहा है। तो और जब इधर वाले 9 पोजीशन पर करेगा, 9 और जब 10 पे करेगा तो इधर जब करेगा तो इधर भी 3 बन जाएगा। तो रिजोनेंस स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक कर रहे हैं। तो 9 और 10 वाला क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये क्या करता है, सेंटर में कैटायंस जनरेट कर देता है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको लिख करके भी प्रोवाइड कर दिया कि व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट पोजीशन 9 और 10 कार्बोकैटायन इज फॉर्म, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर रिंग पर है। तो कार्बोकैटायंस जो होता है 2 रिंग के इंटैक्ट है, जुड़ा हुआ है, तो ये मोर रिजोनेंस एनर्जी है इसके पास, ठीक है। कार्बोकैटायंस से इसके पास मोर रिजोनेंस एनर्जी हो जाता है, किसके, उसके नैप्थलीन रिंग इंटैक्ट के। तो हमारा जो पोजीशन होता है 9 और 10 वो सूटेबल होता है फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। ये मैं आपको अगर आप बोलोगे कमेंट में करके बताओगे कि मुझे पढ़ाना चाहिए तो मैं इसको आपको पूरे डिटेल में पढ़ा दूंगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। अगर ये मेरा सीरीज़ पूरा ख़त्म हो जाता है तो आप जो भी बोलोगे मैं उसे डिटेल में बता दिया करूँगी और उसे समझाऊँगी बहुत अच्छे से। सरफेस एरिया ऑफ एन एडजॉर्बेंट इज कैलकुलेटेड बाई यूजिंग फॉलोइंग इक्वेशन। आपको 4 इक्वेशन दिया था, उसमें से आंसर हमारा क्या था, BET इक्वेशन से हम क्या होते हैं, कैलकुलेट करते हैं अपने सरफेस एरिया के एडजॉर्बेंट को कैलकुलेट करते हैं BET इक्वेशन से। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन सी सही था हमारा। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा सरफेस एरिया जो होता है BET क्या है, ये 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्रूनियोरियर और एमेट और टेलर, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल करके क्या दिया था कि मेथड इज मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसीजर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मटेरियल्स एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ BET इक्वेशन। ये इक्वेशन इन्होंने एक दिया था, ठीक है। आप इक्वेशन आप देख लो,
मैं बोल रही हूँ बेटा, इसे अगर आप लोग बोलोगे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगी, वरना सिर्फ यहाँ आंसर बता देती हूँ। और एक कन्फ्यूज़न होता है कि एडजॉर्बेंट किसे कहते हैं और एडजॉर्बेट किसे कहते हैं, ये डाउट नहीं होना चाहिए। ये डाउट मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है। देखो, यह हमारा सरफेस हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस, ये एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो जो सब्सटेंस क्या होता है कि एब्जॉर्ब कहाँ होता है, सिर्फ सरफेस पर होता है। सिर्फ सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड होता है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। उसे क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, ठीक है। अ सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन टेक प्लेस, और जिस सरफेस पर हमारा एडजॉर्प्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। आपको क्लियर हुआ कि सरफेस के ऊपर जो सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड होता है उसे एडजॉर्बेट बोलते हैं, और जिसके ऊपर हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, जिस सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर हमारा एडजॉर्प्शन होता है उसे हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। आप एग्जांपल के तौर पर ले लो कि जैसे गैस को हम एडजॉर्ब कर रहे हैं किस पर, सॉलिड सरफेस पर, तो हमारे यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब्ड हो रहा है, और जो हमारा सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट। आज आपको इस वीडियो में ये दोनों चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछ देता है, तो आज के बाद आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, आज मैं वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।